हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्ण विचार लेकर उपस्थित हूं, जो हिंदी के एक बेस आपके लिए साबित होगा। जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित होगा। जैसे कि एसएससी जीडी हो, या बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन सभी में, या सीटेट हो या स्टेट हो, इन सभी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपको बेस्ट साबित होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे क्या टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए तो अ को आप तोड़ सकते हैं, अ को नहीं तोड़ सकते हैं। ई को आप कैसे तोड़िएगा? क, ख, च आदि, ये सभी को तोड़ नहीं सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वर्ण भाषा की क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण हो जाएगा। और आगे की ओर देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ध्यान से आप सभी इसे देखें, ताकि वर्ण विचार से आता ही है क्वेश्चन, और ये निश्चित है कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ध्यान से देखें। तो वर्ण के कितने भेद पूछेगा आपसे? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब आगे आते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को अगर व्यवस्थित क्रम में सजा देंगे, और कोई भी वर्ण को और व्यवस्थित क्रम में सजा देंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यानी ये जो वर्ण है इसी को व्यवस्थित क्रम या क्रमबद्ध में एक समूह को ही क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्णमाला के बारे में। तो ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये जो होते हैं ना, स्वर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11 है। कौन कौन है ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वर कौन कौन है। तो अ है, आ है, ई है, उ है, री, ए, ओ, औ, ये आपको स्वर है। तो पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 हो जाएगा। यहाँ ये आपका TTI है। अन और अ कितने बार पूछा गया है कि अन और अ ही, यानी इसे अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो TTI मतलब ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और पूछा भी है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। लेकिन 2 कौन कौन, ये भी तो आपसे पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2, 4, 5, 6, तो ऑप्शन में तो क्या मारेंगे? 2 लगाएंगे। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि अन कौन सी संख्या है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, अयोगवाह है, अंतःस्थ व्यंजन है, क्या है? तो अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। तो आज हम लोग जान गए कि अन और अ क्या है? अयोगवाह है। आगे देखेंगे क से अंग तक, च से य तक, ट से न तक, टठर, पफ, ये टोटल 25 है। कितने हैं? 25। 5, 10, 15, 20, 25। तो ये सभी को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 25। तो आपको शुरू में बताया है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन है ये भी ध्यान रखना है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन है? अन और अ, ये भी ध्यान में रखना है। उसका स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। कौन कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क से अंग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये ध्यान में रखना। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया अंतःस्थ व्यंजन। तो ये भी पूछा जाता है
कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं। ऑप्शन देगा 1 2 3 4, तो आप क्या लगाइएगा, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या क्या लगाएंगे, तो 4 लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन, य र ल व। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, सिर्फ ये याद करने से काम नहीं चलेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बन जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि य अ क प, इसमें कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो आपको पता रहना चाहिए कि वो 4 कौन कौन है। तो अगर हमको याद रहेगा कि अंतःस्थ य र ल व ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है, तो हम आसानी से यहाँ आंसर मार देंगे और मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना कौन कौन होगा। आगे देखेंगे उष्म व्यंजन, ये भी टीटीआई है। टीटीआई मतलब कि ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, तलावे स, मूर्धन स, दंड स और ह, ये चारों उष्म व्यंजन है। तो पूछिएगा उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। आपको ध्यान देना है, सुनकर याद हो जाएगा। और देखिए कौन कौन होता है, ये देखना बहुत जरूरी। ये याद नहीं रहना कि 4 होते, लेकिन 4 कौन कौन, तो तलावे स, मूर्धन स, दंड स और ह, ये इसे क्या कहा जाता, उष्म व्यंजन कहा जाता। पूछ देगा आपसे कि तलावे स, यह इसे क्या कहा जाता, अंतःस्थ कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये भी पूछेगा कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होता है, ये ध्यान में। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। छ त्र ज्ञ स्र, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती, 4। कौन कौन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा गया कि स्र, ये इसे क्या कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। और आगे देखेंगे यहाँ कुल जो वर्ण होता है 52 को। कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। कुल वर्णों की संख्या 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52। हम लोग पीछे क्या देखे हैं कि स्पर्श वर्ण की संख्या 11, यही तो देखे हैं। उसके व्यंजन वर्ण की संख्या 25, अयोगवाह की संख्या 2। उसके बाद क्या देखे हैं, अंतःस्थ वर्ण 4। उसके बाद फिर रिपीट कीजिए, ध्यान दीजिए कि हम कितना बोल रहे हैं। उष्म व्यंजन की संख्या 4, हो सकता है हम भी गलत बोल रहे हैं, तो आपको तो पढ़ा दिए, आपको ध्यान में तो ये होगा, तो आप जरूर बताएंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं। तो और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। एक बार और रिपीट कीजिए, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना, 11। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, तो 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अयोगवाह की संख्या 2। अब कहिएगा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन, तो हम तो बताइए दिए 11 को कौन कौन होगा। अयोगवाह, अन और अ, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ये लाइनिंग है, आप याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितने, 11, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं। हम लोग देखे हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होते हैं, तो स्वर के बारे में जान भी तो लेंगे। तो जिन ध्वनियाँ या वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि स्वर उसी को कहेंगे जिसके उच्चारण करना हो, बोलना हो, तो उसमें अन्य वर्ण की हमें सहायता न लेनी पड़े, वो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। जैसे अ, आ, ई, उ, ये etc। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ऊपर देखे ही है क्या है। यहाँ पे अब आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यहाँ से आपको पूछना तय है, ये पूछता ही है, टीटीआई है, ध्यान में रखिएगा, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। स्वर के कितने भेद, 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। क्या क्या बताइए एक बार, स्वर के कितने भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। अब जान लेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है।
तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। यानी हम अगर उच्चारण कर रहे हैं और उसमें कम समय लगे यानी कम से कम, तो वो ह्रस्व कहलाएगा। स्वर के तीनों गुण है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट। तो तीनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, हमको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। तो पहला ह्रस्व उसे कहेंगे जेकरा में कम समय लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ह्रस्व कहलाएगा। जैसे देखिए अ, ई, उ, री, ज़्यादा समय कहाँ लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हिंदी में कुल ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है, अ, ई, उ, री। यानी ह्रस्व स्वर उसे कहेंगे जिसे उच्चारण करने में कम समय लगेगा, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती? 4 होती। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। आप लोग बताइए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती। पूछ देगा ह्रस्व स्वर कितने होते? 4, 6, 8, 10। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग लगा दीजिएगा कि 6 होगा। 6 होगा? नहीं, 4 होगा। अच्छा, आपको ये भी पता रखना जरूरी है कि कौन कौन होगा। अ, ई, उ, री। आपसे ये भी तो पूछ देगा कि दे देगा कहेगा बताइए कि ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि प्लुत स्वर है। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन कौन 4 है। तो अ, ई, उ, री है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब अब हमें स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर। तो ह्रस्व स्वर कह रहा था कि जिनमें कम समय लगे, कम से कम, जिसके उच्चारण में, ये में कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे। तो देखिए उसमें था अ था, जैसे यहाँ क्या है? आ है। तो इसे दुगना समय लग रहा है कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पर ये आ, हल्का ज़्यादा समय लग रहा है यानी दुगना समय। इसमें यह भी कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगा तो इनमें 2 मात्रा लगल है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। कौन हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो हिंदी में कुल 7 स्वर होते, 7 स्वर है जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। जैसे आपको बताए थे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। आपको याद रखना होगा जिससे उच्चारण में कम समय लगता है, वैसे ही दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कौन कौन है आपको याद रखना होगा। जैसे ह्रस्व स्वरों की संख्या आप याद किए हैं कि कौन कौन है यहाँ, तो अ, ई, उ, री, ये 4 याद रखे हैं। उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना होगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन याद रखना होगा? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी 7 हो। कौन कौन है ये भी याद रखना जरूरी। पूछ देगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 7। कौन कौन याद रखना होगा। अच्छा, ह्रस्व दीर्घ में का परिभाषा क्या है? तो ह्रस्व कहता है कि कम समय लगे, और दीर्घ कहता है एक दुगुना समय लगे। तो बतवा तो सही है। ह्रस्व में जैसे अ आ गया, क्या आ गया? अ। दीर्घ में देखिए आ, तो एक दुगुना समय लग। आप खुद थोड़ा उच्चारण कीजिए, हम नहीं बोलेंगे, पढ़िए। देखिए हिंदी आपको तभी आएगा जब आप सुनने के साथ साथ उच्चारण भी कीजिएगा, बोलिएगा, कोशिश कीजिए कि बोलने का साथ साथ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में आ, दीर्घी, उ, ए, ऐ, औ, ओ, औ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दुगना समय लग रहा है। आप देखिए 2 मात्रा भी है, ऐसे भी पता चल रहा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कौन कौन है? 7 होते, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लूट स्वर। क्या? प्लूट, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना का समय लगे, यही तो ध्यान, इसमें याद कहाँ करना, उन्हें प्लूट स्वर कहते हैं। देखिए स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। आप लोग साथ साथ बोलिए। ह्रस्व स्वर की संख्या कितने? 4। आपको पता है, दिखाया भी है, लिख लीजिएगा, न ध्यान में रहेगा नोट कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती? 7। आपको याद रखना होगा 7 कौन कौन है, नहीं तो आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो 7 मार दीजिएगा, नंबर मिल जाए। लेकिन जब आपसे पूछ देगा कि ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि प्लूट स्वर है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको कौन कौन है ये याद रखना जरूरी है। अगर नहीं याद रहेगा तो नोट कर लीजिए। अब देखिए ह्रस्व स्वर में कहा है कि जिसमें कम से कम समय लगे जिसके उच्चारण में, और दीर्घ में कहा और दुगुना समय।
तीसरा प्रकार में 3 गुना, तो याद न रहेगा। देखिए पहला ह्रस्व है तो जेकरा में सबसे कम समय लगे, और दूसरा है दीर्घ तो जेकरा में 2 गुना समय लगे, और तीसरा है प्लूट तो जेकरा में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, तो याद रहेगा कि ना। अच्छा है, सिंपल सी भाषा एक और ट्रिक है, में 3 गो मात्रा लगल रहेगा, 3 मात्रा का समय लगेगा। जैसे ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लूट में 3 मात्रा का समय लगा रहेगा। ठीक है, उन्हें प्लूट स्वर कहते हैं। हमें उम्मीद है कि याद हो गया होगा। आप लोग साथ साथ बोलते रहिए। जैसे उदाहरण देखिए, ओम। देखिए आपको लगा है ना कि उन सभी ह्रस्व और दीर्घ के अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगा। जैसे मानिए अ क्या है, ह्रस्व है, ह्रस्व 4 गो है, दीर्घ 7 गो है। ठीक है, तो देखिए ई ह्रस्व हो गया, आ दीर्घ हो गया, आई देखिए ओम। ओम, तो आप बताइए इसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा, इसमें क्या मात्रा, 3 मात्रा। ये में देखिए कम समय लगा ये में देखिए आ, इससे हल्का ज़्यादा 2 गुना समय लगा। में ओम, बोल के देखिए आप किस पे ज़्यादा समय लग रहा। बोलिए, आ उसे 2 गुना समय लगा कि ना, ओम ह्रस्व से 3 गुना समय लगा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्लूट स्वर में 3 गुना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम हे राम, यानी इस तरह से वर्ड बोलेंगे। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे कौन सा स्वर कहा जाता है? जैसे ह्रस्व को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। देखे हैं हम लोग, पढ़े भी हैं, ह्रस्व को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है यहाँ पे। तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि प्लूट स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे स्वर के बारे में डिटेल। स्वर को यहाँ देखिए 3 कॉलम बनाया गया है। कुछ बताना चाह रहा, समझाना चाह रहा, आप लोग समझिए। यहाँ देखिए, अब हम लोग जो पढ़े हैं उसी को तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट, ह्रस्व के 3 गो न भेद पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए ह्रस्व की संख्या कितना था? 4 गो था। आप पढ़े। और दीर्घ की संख्या कितना था? 7 गो था। तो देखिए यही ना था, इसी को कॉलम बना दिया गया है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अ ई उ री 4 गो ह्रस्व स्वर 4 गो है। याद रखना कौन कौन है, ये भी याद रखना। बार बार हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन है स्क्रीन पर अवेलेबल है, आपको याद रखना होगा। बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। बोलिए, याद हो जाएगा। अब प्लूट में ये देखिए, इसे ये लोप भी कहा जाता है, या इसे अ भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है? अ। ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। संधि विच्छेद ये सब पढ़ेंगे, अयादी संधि ये सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये लोप या अ भी कहा जाता है। जैसे देखो ओम में आया था। ठीक है, तो ओ आ रहा था कि ना, ओम ओम आ रहा था, तो ये प्लूट स्वर हो गया। एग्जाम्पल आप लोग देखे ही थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लूट हो गया। और कुल संख्या कितना? 11। 7 और 4 कितना हो गया? 11। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा आप बताइए, हम आपको याद करवा दिए हैं, आपको पूरा याद रखा। अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है? 2। आप लोग बताइए। 2 होती है। तो अयोग वाक्य किसे कहते, थोड़ा जान लीजिए ना। हम आपको बता रहे हैं ना कि एग्जाम में आपसे सिर्फ पूछेगा कि अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, तो 2। और न तो ऐसे पूछेगा कि अन कौन सा है, अयोग वाक्य है कि स्पर्श है कि व्यंजन है, क्या है, तो अयोग वाक्य। तो आपको ये ध्यान में रखना, अन और अ ये अयोग वाक्य। इससे ज़्यादा अयोग वाक्य से नहीं पूछे। लेकिन आपको समझा रहा है तो समझ लीजिए ना, इसमें क्या जा रहा है। यहाँ देखिए, जब बता रहा है यहाँ पे अयोग वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में अन और अ को अयोग वाक्य की संज्ञा दी जाती। तो हमको नया थोड़े बता रहे हैं, हम तो आपको पीछे कॉलम में उधर बता दिए थे। इन्हीं स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण कह रहा है कि इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, लेकिन किंतु स्वतंत्र गति इसमें नहीं है। कहा कि स्वर तो स्वतंत्र न है। पहले ही बताया है कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होगा, वो खुद स्वतंत्र है। तो कह रहा है कि अयोग वाक्य की संज्ञा अन और अ को दिया गया है, इन्हें स्वर के साथ रखा गया है। देखिए कि हम लोग, किंतु स्वतंत्र गति नहीं है इसमें, जिसके कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। कह रहा है कि इसे स्वर
स्वर में तो रख दिए, लेकिन स्वर भी इसे नहीं कहते हैं और न ही इसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसे व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं रखते हैं। तो स्वर तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनियाँ वहन करते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। न तो ई स्वर बा और न तो ई व्यंजन बा, फिर भी क्या करता है ये, बावजूद इसके ध्वनि का वहन करता है, ध्वनि को उच्चारित करता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। तो इतना आपको नहीं आता है, छोड़िए ना, सीधे अयोगवाह की संख्या 2, कौन कौन, अन और अ। अगर समझ गए होंगे तो और बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, यहाँ देखते हैं स्वरों की मात्राएं के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाते हैं। देखिएगा, जब स्वर व्यंजन वर्ण के साथ मिलेगा ना, आप आगे आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिएगा उसका रूप बदल जाए, इसके बदले रूप को मात्रा कहते हैं। तो स्वर जब व्यंजन के साथ मिल जाएगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए रहे हैं, क हलंत अ, क। आपसे पूछ देता है कभी कभी, क का विच्छेद बताइए तो तनी, क का विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन दे देता है। तो ये क हलंत अ, यानी जैसे ही स्वर हट जाता है ना तो इसमें हलंत लग जाता है। तो ये पूछ देता है, हम लोग समझते हैं कि अरे क को तो तोड़िए नहीं सकते, विच्छेद नहीं कर सकते। देखिए यहाँ विच्छेद है कि नहीं। ठीक है, यहाँ कह के आगे देखेंगे, अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगता है, अ की मात्रा नहीं होती, यही में छिपल रहता है, पते नहीं चलेगा। अ से रहित व्यंजनों को हलंत कहते हैं, और अ नहीं रहेगा तो उसे हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे देखिए, ऐसे लिख दिए ना क हलंत, तो समझ जाइए कि इसमें अ हैते नहीं है। आज सीधे क लिखे हैं ना तो समझ जाइए कि इसमें अ है। जैसे देखिए, क को यहाँ क हलंत अ, यानी इसी में छिपा हुआ पता नहीं चल रहा है, ख हलंत अ। तो हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। अब देखिए कुछ स्वर की मात्राएं, तो आ, तो आ यहाँ स्वर है, आपको पता ही है, 11 गो स्वर है, हम दिखाए भी है। मात्रा आकार लग जाता है, माता। तो कहिएगा इनमें आ कहाँ, माता को ऐसे लिख देते म, इनमें आ अता, तो ये तो गलती हो जाएगा, न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि म में तो अ, हम यहाँ आ है ना, तो म में तो अ छुपा हुआ, अगर इसको तोड़ेंगे तो म हलंत अ लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए म में अ तो छिपा हुआ है, और प्लस ये जो आकार यहाँ आ जाता है ता, माता बन गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ हर्षी लगा हुआ तो दीन, दीर्घी जीत, हर्षु कुछ, दीर्घु फूल, री लगा हुआ कृषक, ये लग जाएगा तो खेल हो जाएगा। ये जब भी आ जाता है तो इसके बदले लगता है ऐसे एक आकार, ई वाला आ जाएगा तो इसके बदले लगेगा ये। ठीक है, एक पेड़ पर 2 मैना, यहाँ एक पेड़ पर 1 मैना। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे यहाँ आ गया ऐ, तो इसके बदले क्या लगेगा, ये एक पैर पर 2 गो मैना वाला। तो यहाँ देख ही रहे हैं बैल में लगा हुआ, ओ जैसे आएगा ना तो ओ के बदले हम लोग क्या लिखते हैं मात्रा, तो ओ के बदले लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए कोमल में लगा हुआ, और औ आ जाए तो इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, तो औ के हम लोग लिखते हैं 1 पेड़ पर 2 गो मैना। यहाँ देखिए, तो इस तरह से औरत बन गया। तो एग्जाम्पल आप देख ही लिए। अब देखिए यहाँ अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार तथा अनुनासिक में आज हम लोग आपको अंतर बता रहे हैं कि क्या है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रहती। ठीक है, तो जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो, जब वर्ण का उच्चारण क्या कह रहा है, केवल नासिक से हो, तो उसे अनुस्वार कहेंगे। जैसे देखिए हिंदी में अंत अ, अन्न तथा प्रत्येक वर्ग, कवर्ग, कवर्ग मतलब क ख ग से अंग तक, चवर्ग च छ ये सब अंग ज्ञ तक, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग ये पंचम वर्ण। अंत में आता है इस सब का पंचम वर्ण यानी 5वां अक्षर, अंग, ज्ञ, न तथा म। ये क्या है, अनुस्वार है। आपसे पूछ देगा कि अंग ये क्या है, तो अनुस्वार है। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और
टवर्ग पवर्ग का अंतिम जो वर्ण होगा ना वही अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रहा है चंचल, तो यही में अनुसार लगा अंक, रंग, पंख, गंगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब वर्ण का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से होगा तो क्या कहेंगे? तो अनुस्वार कहेंगे। जब वर्ण का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से होगा, समान रूप से हो, तो अनुनासिक कहेंगे। जैसे आप बोल के देखिए पाँच, तो मुख से और नाक से दोनों से लग रहा है बोले काच, दोनों से उच्चारण। यहाँ चंचल जो देखिए नाक से उच्चारण चंचल। यहाँ पाँच बोल के देखिए, नाक बंद कर लीजिए, बोलिए पाँच। तो ये क्या है? अनुनासिक और मुख दोनों से ये इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। यहाँ देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं? तो यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्वर हम लोग देखें, स्वर के प्रकार देखे हैं, कितना अयोग व क्या क्या नहीं, पूरे डिटेल देखें। हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से देख लिए होइएगा ना, तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछिए, बताइएगा। हाँ बताइए। अच्छा, अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 4 होती है। हमें उम्मीद है आप लोग बता दीजिए कौन कौन है, ये भी आपको याद है, पूछ देता है। चलिए देखिए, स्वर्ण वर्ण किसी की सहायता से नहीं उसका उच्चारण होता, लेकिन व्यंजन वर्ण में जो है इसका उच्चारण जो होगा स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 50 नहीं, आपको तो बताइए दी, आप पकड़िए लीजिएगा, हम गलत बोलेंगे तो 33 होता है। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग स्वर देखे तो हरस, दीर्घ, प्लुत। हमें उम्मीद है कि इतना डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से कि आप किसी को समझा भी सकते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि हम दूसरे को बता दें। सीखने से पहले हमें मन में ये आशा होनी चाहिए कि हम इस प्रकार सीखें कि किसी और को बताना पड़े तो हमें ये बता दें, ये ना कि काम भाड़ा टालने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ देखेंगे, और पहले ही बता दिए, ये कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाएगा उसके लिए यह आपका वीडियो ये बेस्ट साबित होगा। आप पढ़ के जाइए, देखिएगा, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा तब ना। देखिए यहाँ स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु, मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन। नाम से है स्पर्श, टच, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु, मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या 25 होती है, बताए ही थे। पूरा कवर्ग हो जाएगा, संगत चवर्ग हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। यहाँ ये देखिए पूरा टोटल गिनिएगा तो कितना हो जाएगा? 25। आपको पता ही है पूरे कखा से अंगा तक इसको कवर्ग कहते हैं। तो ये ना कि कभी बोलेंगे कवर्ग तो समझिए क्या बोलना है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितना हो जाएगा? व्यंजन वर्ण की 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 25। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ शब्द का अर्थ होता है मध्य या बीच में। नामे से अंत अंदर रहेगा, अस्त स्थित, यानी मध्य और बीच में रहेगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है, इसे अंतःस्थ कहते हैं। हम तो पहले ही बता दिए थे कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है, आपको पता है 4 होता है। कौन कौन? य, र, ल और व। पूछ देता है कितने होते हैं तो 4, ये भी पूछ देगा। र दे देगा एग्जाम्पल में, कहेगा ये कौन वर्ण है, अंतःस्थ है, उसमें है, तो आप पता रहेगा कौन कौन, तब ना बताइए। लेकिन यहाँ तनी डिटेल में यहाँ बता रहा, उधर तो हम बताइए दिए थे। अंतःस्थ व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य होते हैं उसे अंतःस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, आपको पता है। अब देखेंगे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जैसे देखते हैं ना साइंस में देखते हैं उष्मा, ईसाई में आता क्या होता है? जूल। तो बल्ब को देखते हैं जब जलाते हैं तो प्रकाश और उष्मा भी देते हैं, यानी उष्मा का अर्थ होता है गर्म। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख के रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, यानी घर्षण से भी गर्म उत्पन्न होता है, देखते होइएगा, तो गर्म हो जाते हैं अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। तो
पूछ देगा उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती, 4 होती। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती, 4 होती। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती, 4 होती। कौन कौन, तलावेश, मूर्धन्य, दंश और ह। ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तलावेश, मूर्धन्य, दंश और ह। ये भी आपको बता दी, फिर कहिए काहेला बता रहे हैं। तो एक दो लाइन इसमें और नीचे ऐड कर दिया गया। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती, जब दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त, देखिए नामे है जुटना, जुटना। तो देखिए अकेले कोई किसी से थोड़े जुटेगा, यानी कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा तभी तक क्रिया होगा, चाहे बात होगा चाहे जुटेगा। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 6 कुछ हो सकता है। तो कह रहा है कि 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या 4। आपको तो याद करना आसान हो गया होगा कि अंतःस्थ व्यंजन भी 4, उष्म व्यंजन भी 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4। लेकिन अंतःस्थ व्यंजन में याद रखना होगा य, र, ल, व। उष्म व्यंजन में तलावेश, मूर्धन्य, दंश और ह। और यहाँ संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए यहाँ पे ये बात दे रहा है ना, ये कई बार पूछ दिए हुआ है कि क हलंत मूर्धन्य स बराबर क्या होगा, तो 6 होगा। तो आपसे ऐसे भी पूछ देगा, 6 दे देगा, कहेगा इसका विच्छेद क्या होगा, तो क हलंत और मूर्धन्य स हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है आपको 6 का, त्र का, ज्ञ का, ये भी ज्ञ का भी पूछ देगा। जैसे यहाँ देखिए ज्ञ का क्या लिखा हुआ था, आधा ज लिखा है प्लस ऐसे। तो ये विच्छेद आपको ध्यान रखना है। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या TTI आप इसको समझ लीजिए। स्र मूर्धन्य तलावे से आधा र मिलके क्या हो जाएगा, स्र हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। उधर तो देखिए लिए हैं, उधर देखे हैं कि हम लोग व्यंजन के कितने भाग, अंतःस्थ, उष्म और संयुक्त कौन कितना कितना है, 4 4 है सबका। चारों कौन कौन है ये भी हमको पता है। लेकिन अब देखिए प्राण और श्वास के मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद, ठीक है। प्राण एवं श्वास के मात्रा के आधार पर पूछेगा व्यंजन के, तो कितने भेद, 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, ये याद रखिएगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको नामे से अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, कम। अल्प मतलब क्या होता है, कम। तो कह रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा में बाहर निकलेगी, कम में निकलेगा, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण हम पहचानेंगे कैसे, तो हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ विद्यार्थी कन्फ्यूजन कर जाता है कि अल्प प्राण किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे अल्प प्राण। आपसे पूछ देगा क अल्प प्राण है कि नहीं, य अल्प प्राण है कि नहीं, अंग अल्प प्राण है कि नहीं, कैसे आप पहचानेंगे। आसान से ठीक है, अल्प प्राण पहचानने का ट्रिक, किसी भी वर्ग का, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, पवर्ग हो, उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और जितना अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन, वो सब अल्प प्राण कहलाएगा। पूछ देता है अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो ये पहला वाला अल्प प्राण कहलाएगा, तीसरा अल्प प्राण कहलाएगा, पांचवा अल्प प्राण। तो इसका ट्रिक है 135 नंबर याद कर लीजिए। कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, पवर्ग का, किसी का भी, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ कवर्ग का क पहला पर है, तो ये दूसरा पर, ये पांचवा पर। फिर देखिए चवर का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो किसी भी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सब पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस में क्या, अंतःस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, ये अल्प प्राण कहलाएगा। तो अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि य अल्प प्राण है कि नहीं है, तो हम लोग पहचान लेंगे कि अल्प प्राण उसे कहेंगे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, ये अल्प प्राण कहलाता है। तो किसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे महाप्राण। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अल्प प्राण में कम समय
यानी अल्प प्राण में हम लोग देखे थे कि श्वास और वायु कम मात्रा में बाहर निकलेगी, लेकिन महाप्राण उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी वर्ग हो, जैसे क वर्ग का क ख ग घ और अंगा, तो हम लोग देखे हैं कि पहला दूसरा तीसरा पाँचवा चौथा पाँचवा, तो पहला हो जाएगा तीसरा और पाँचवा, ये तो कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा अल्प प्राण। क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। क ख ग घ अंगा, पहला तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण। लेकिन महाप्राण कौन कहलाएगा, तो दूसरा और चौथा जो बच जाएगा, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। क वर्ग का जैसे देखिए ख और घ, छ झ, यानी चौथा जगह में ही ले लीजिए। यानी ठीक याद रखिए, अल्प प्राण में 1 3 5 किसी वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पाँचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण कहलाएगा। उसके अलावा दूसरा और चौथा जो बच गया, जैसे हम लोग देखे हैं, वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। और उष्म व्यंजन तलावे समूर्धन से डंस और ह, याद रखिएगा। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख देखिए दूसरा पा रहा है कि नहीं, क ख दूसरा पा रहा है। आप बोलने में भी देखिए ज़्यादा मात्रा का ले रहा है, ख बोल देखिए आप क ख बोलिए, किस पे ज़्यादा मात्रा का समय ले रहा है, क ख लग रहा है ख में, ठीक है। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। और उष्म व्यंजन किसी वर्ण का दूसरा चौथा, जैसे ख दूसरा पर और घ चौथा पर है, ठीक है। और उष्म व्यंजन तलावे समूर्धन से डंस ह, तो पूछ देगा कि ह ये अल्प प्राण है कि महाप्राण, आप बताइए। तो महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण में हम लोग याद किए हैं कि किसी वर्ण का पहला तीसरा पाँचवा और उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, ये अल्प प्राण कहलाएगा। उसके अलावा किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा और उष्म व्यंजन तलावे समूर्धन से डंस और ह, ये क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो आप लोग पहचान लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए व्यंजन के बारे में जो हम लोग डिटेल पढ़े 33 का, यहाँ कॉलम बनाया गया है कि यहाँ स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 कौन कौन है, ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर 25 हो। उसके बाद कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन 4 को, यहाँ डिटेल य र ल व, उष्म व्यंजन तलावे समूर्धन से डंस और ह यहाँ बताया गया है। तो कुल इसकी संख्या कितनी है, 33 है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयत्न करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।